हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्लानट। गुड मॉर्निंग। आज है 4 जून और आज हम 4 जून के बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको एक चीज़ बता दूं। मैं आपको पता होगा मैं आपके लिए हर रोज़ वीडियो लेके आ रहा हूं बैंकिंग अवेयरनेस की। ठीक है, इवन मैंने अब संडे को कंपाइलेशन, पूरे वीक की कंपाइलेशन एमसीक्यूज के फॉर्म में भी लाना शुरू कर दिया है। बट मुझे पिछले 2 दिन से बहुत दुख हुआ। इतनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, और पिछले 2 दिन में मेरा एक सब्सक्राइबर नहीं बढ़ा है। राइट, तो दिस इज नॉट द वे वन शुड अप्रोच। राइट, कि ऐसे ना आपको मजा आएगा ना मुझे मजा आएगा। राइट, एक भी अगर ना बढ़े तो फिर क्या ही फायदा है काम करने का। राइट, ठीक है। तो आई होप सो, जैसे मैं आपका ध्यान रख रहा हूँ आप भी मेरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। छोड़िए, लेट्स स्टार्ट। आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है, जल्दी से ख़त्म करेंगे, कोशिश करेंगे ख़त्म करने की। अच्छी खबरें, आज बहुत अच्छी खबरें हैं। आपको फर्स्ट स्लाइड से पता चल गया होगा किन किन चीज़ों से रिलेटेड खबरें हैं। नीति आयोग की खबरें हमेशा ही इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या क्या है आज की खबरें। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। नीति आयोग finalizes names of public sector bank for privatization. Yes, you heard it right. नीति आयोग ने finally, this is negative terms for us who are preparing for banking exams or who are teaching for banking exams. उनके लिए बुरी खबर है कि नीति आयोग ने फाइनली 2 बैंकों के नाम फाइनलाइज कर लिए हैं, जिनको वो इस साल प्राइवेटाइज कर देंगे एट एनी हाउ। इस साल के लास्ट तक प्राइवेटाइज हो जाएगा वो, इस फाइनेंशियल ईयर में। इसमें सिर्फ 2 बैंक नहीं है, 2 बैंक्स हैं और एक क्या है, एक इंश्योरेंस कंपनी है। हमारे देश में 4 ही इंश्योरेंस कंपनी है, आपको पता ही होगा। एक नेशनल है, एक न्यू इंडिया है, एक ओरिएंटल है, और एक और कौन है भाई साहब? ओरिएंटल, नेशनल इंश्योरेंस हो गया, एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस हो गया, एक ओरिएंटल हो गया, एक यूनाइटेड हो गया। ये 4 इंश्योरेंस कंपनी है, इनमें से एक प्राइवेट हो रही है, ये बात तय हो चुकी है। ठीक है, देखिए साफ साफ बोला गया, नीति आयोग ऑन थर्सडे submitted the finalized names of the state owned banks to be privatized in the current fiscal year to the core group of secretaries of disinvestment। तो जो secretaries of disinvestment हैं, उनको फाइनली नीति आयोग ने 2 नाम, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी जो है 4 में से एक, उनका नाम फाइनलाइज करके भेज दिया गया है और उनको बताया गया है कि यही बैंक्स और यही दोनों बैंक्स और ये वाली इंश्योरेंस कंपनी जो है प्राइवेटाइज होगी। द फाइनलाइज नेम्स विल गो टू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म। ये जो है, अब इसका प्रोसेस यहाँ से क्या होगा वो भी समझ लीजिए। द फाइनलाइज नेम विल गो टू ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म फॉर इट्स अप्रूवल एंड इवेंचुअली to the cabinet headed by prime minister for the final nod। ओके, पहले ये जाएगा ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म के पास। ठीक है, फॉर इट्स अप्रूवल। वहां से अगर इसको अप्रूवल मिलता है तो फिर इसको कैबिनेट, इवेंचुअली कैबिनेट के पास जाएगा, जिसको प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, और वहां से जैसे ही परमिशन मिल गई, ठीक है, ये बैंक प्राइवेटाइज हो जाएंगे, इनके लिए बिडिंग स्टार्ट हो जाएगी। द गवर्नमेंट थिंक टैंक हैज बीन entrusted with the task of selection of names of 2 public sector banks and 1 general insurance company for the privatization as in the union budget 2021। मैंने आपको बता दिया है, फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि 2021 में हम 2 प्राइवेट बैंक, 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को प्राइवेट करने वाले हैं और एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को। वी हैव सबमिटेड द नेम्स। साफ साफ बोल रहे नीति आयोग वाले लोग कि हमने नाम सबमिट कर दिया है टू द कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज ऑन दिस इन्वेस्टमेंट। नीति आयोग ऑफिशियल सेड। पहले ये होता था कि नीति आयोग बोल रही थी, वो सोच भी नहीं रही इस पे, और अचानक अब ये होगा कि नीति आयोग ने नाम भी दे दिया है भाई, कौन से बैंक फाइनलाइज हुई हैं और किसको हम प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं। द मेंबर्स ऑफ कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज, जो कोर ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज जो हैं, जो उसको फाइनल करेंगे फाइनली, इंक्लूड इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी हैं, उसमें रेवेन्यू सेक्रेटरी हैं, एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी हैं, कॉर्पोरेट अफेयर सेक्रेटरी हैं, लीगल अफेयर सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज सेक्रेटरी, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट डीपम, और सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सेक्रेटरी। ये सब लोग उस ग्रुप में हैं जो मिलके इस ये जो रिकमेंडेशन आई है 2 पब्लिक सेक्टर बैंक को जिसको प्राइवेटाइज करना है, उसको करनी है या नहीं करनी है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। नहीं का तो सवाल ही नहीं होता, ये तो होना ही है। ठीक है, जैसा ये लोग जैसे पीछे पड़ गए देश को बेचने के लिए, छोड़ दो बाकी चीजें। ठीक है, तो ये तो होना ही है, चलो कोई बात नहीं। अब अच्छा, अब मैं आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, आप सबको पता होगा, प्रधानमंत्री मोदी है नीति आयोग के चेयरमैन। वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार और सीईओ है अमिताभ कांत। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। लिक्विडेटर अपॉइंटेड फॉर शिवाजीराव भोसले बैंक। तो देखो, मैंने आपको थोड़े दिनों पहले बताया था कि शिवाजीराव भोसले मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक जो थी, जो कि एक महाराष्ट्र बेस्ड बैंक है,
इसका फाइनली लाइसेंस रद्द कर दिया था आरबीआई ने। अब फाइनली आरबीआई ने इसका लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया है। ठीक है, पहले समझिए लिक्विडेटर होता क्या है और इसका काम क्या होता है। लिक्विडेटर जो है एक स्पेशल पोस्ट होती है जब कोई बैंक या जब कोई ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल टर्म्स में डील करती है, जो पब्लिक के पैसे लेके रखती है, वहां पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, ताकि डीआईसीजीसी के अंतर्गत, मतलब डीआईसीजीसी के रूल के अंतर्गत जितने भी पैसे, ठीक है, उनके डिपॉजिटर्स को वापस करने हैं, ठीक है, वहां पे वो क्या करती है, सबसे पहले कि बैंक की जो अकाउंट है वो सीज कर लेती है, उसमें जितने भी पैसे हैं, ठीक है, और उसको और अपनी पैसे लगा के, जो डीआईसीजीसी का रूल है हो गया 5 लाख रुपए तक हर बंदे का जो अमाउंट है जो बैंक में है वो सेफ है, तो वो पैसे वो वापस करेगी। ठीक है, लिक्विडेटर का ये काम है, ताकि कंप्लीट, ताकि जो बैंक का जो वो है कि बैंक बेसिकली खत्म करना है, वो पूरा कंप्लीट हो पाए, और वो तभी कंप्लीट हो पाएगा जब उनके डिपॉजिटर्स को उनके पैसे वापस मिल पाएंगे। विद द कैंसिलेशन ऑफ द लाइसेंस एंड कमिटमेंट ऑफ लिक्विडेशन, द प्रोसेस ऑफ पेइंग डिपॉजिटर्स एज पर द डीआईसीजीसी एक्ट 1961 विल बी सेट इन मोशन एज पर द आरबीआई ऑर्डर। वही मैंने बोला कि आरबीआई के ऑर्डर के अकॉर्डिंग और डीआईसीजीसी एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग उनके पैसे वापस देने हैं, इसलिए एक लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है। आपको लिक्विडेटर का नाम जानना बहुत जरूरी है। फॉलोइंग द कैंसिलेशन ऑफ द शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक licensed by the Reserve Bank of India, the State Cooperative Department has appointed Deputy Registrar R.S. धोनकर। आर.एस. धोनकर को अपॉइंट किया गया है लिक्विडेटर। याद रखिए, आर.एस. धोनकर को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है, और धोनकर ने 1 जून से पदभार संभाला है। ठीक है, इनको कुछ महीनों का टाइम दिया जाएगा ताकि ये जो है ये चीजें खत्म कर पाए। Praveen Walvekar, a member of the Shivajirao Bhosle Krunti Samiti, a group formed to ensure the rights of depositors with the bank, said the appointment of a liquidator has brightened the chances of insurance payment and investors can get their money at the earliest। ठीक है, अब वो भी वही बोले, प्रवीण वावेकर जो है उसके एक मेंबर हैं शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक के, उन्होंने बोला ये अच्छा हुआ है, ये लिक्विडेटर अपॉइंट हो गया, इसके तहत हमारे पास ये गारंटी होगी कि हम जो है अपने डिपॉजिटर्स के पैसे वापस कर पाएंगे। अकॉर्डिंग टू आरबीआई 98% ऑफ डिपॉजिटर्स विल रिसीव द फुल डिपॉजिट ऑन लिक्विडेशन। आरबीआई के अकॉर्डिंग, आरबीआई ने बोला लगभग 98% लोगों को हम उनके पूरे पैसे वापस कर देंगे। वहीं 2% लोग जिनके पैसे 5 लाख या उससे ज्यादा है बैंक में, उनको 5 लाख रुपए तक मनी मिल जाएगी। तो दिस इज व्हाट होल स्टोरी इज। और इसमें इस पूरे स्टोरी का स्टार और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार आर.एस. धोनकर को लिक्विडेटर अपॉइंट किया गया है। किसका भाई साहब? शिवाजीराव भोसले कोऑपरेटिव बैंक का। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। expect over 9.5% GDP growth in financial year 22, एक्सिस बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट। जैसे आपको पता है कि सारे जो अभी जो हैं सारे भी जितने भी लोग जीडीपी का आकलन करते हैं और इकोनॉमिक्स को जानते हैं, वो क्या करते हैं, इंडिया की जीडीपी को लेके रिकमेंड बेसिकली एक वो करते हैं, क्या बोलते हैं, भविष्यवाणी, जिसको हम हिंदी बोल सकते हैं, फॉरकास्ट करते हैं और बताते हैं कि किस रेट से जीडीपी ग्रो कर सकती है। तो इसमें ही एक नाम और उभर के सामने आया है, एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने बोला है कि इंडिया जो है 2022 में 9.5% से के ज्यादा, एक्सपेक्ट ओवर 9.5% के से ज्यादा के रेट से ग्रो करेगी। द गवर्नमेंट विल हैव टू डू इट्स बिट टू हेल्प फॉर अ फास्टर रिकवरी। उन्होंने पर बोला है इसके लिए कि गवर्नमेंट को अपना काम करना पड़ेगा, ठीक है, जो वो कर रही है, ताकि फास्टर रिकवरी हो पाए, एंड स्टार्ट स्पेंडिंग ऑन एट द अर्लीस्ट। और जितनी जल्दी खर्च करेंगे उतनी जल्दी इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। एक्सिस बैंक चीफ इकोनॉमिस्ट Swagat Bhattacharya said on Thursday, estimating that financial year 22 GDP growth to come in between 9.5 से 10% के बीच में। जो एक्सिस बैंक के एक चीफ इकोनॉमिस्ट हैं स्वागत भट्टाचार्य, उन्होंने बोला है कि सरकार अगर ध्यान देती है तो 9.5% से 10% के बीच में जीडीपी ग्रोथ होगा हमारे देश का 2022 में। द रिजर्व बैंक was the earliest to act with rate cuts and liquidity enhancement measures, has run its course now and will play a limited role in the recovery by ensuring stable financial conditions। ठीक है, अब he said private consumption has fallen। जो हमारे जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं एक्सिस बैंक के स्वागत भट्टाचार्य, उन्होंने बोला कि प्राइवेट कंजप्शन जो है वो गिर गया है। there has also been hit on the spends of the consumer staples। जो लोग खर्च करते थे पैसे, उसमें भी गिरावट आई है। there is a need to revive it by upping up
upping of spending by the government, okay, upping of spending by the government, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है कि लोगों के पास पैसे कम है, लोग पैसे कम खर्च कर रहे हैं, और जिन चीजों पे पहले खर्च करते थे उस पे अब कर भी नहीं रहे हैं, राइट। तो इसका इसका नुकसान मार्केट को हो रहा है, इसका नुकसान इकोनॉमी को हो रहा है। तो सरकार को चाहिए कि वो पैसे लगाए, मार्केट में पैसे लाए, ताकि लोग खर्च कर पाए। स्पेंडिंग बाय द गवर्नमेंट स्पेशली ऑन द कैपिटल एक्सपेंडिचर इट हैज लिस्टेड आउट, और स्पेशली कैपिटल एक्सपेंडिचर पे उनको खर्च करना पड़ेगा। The bank's interval view is that growth come anywhere between 9 to 10.5%, but Acharya said adding that there is a 60 to 65% chance of it being between 9.5 to 10%, ठीक है। तो उसमें इसने ये बोला है कि अगर चीजों पर ध्यान दिया गया तो 9 से 10.5% के बीच में इंडिया ग्रो करेगी, और अगर अच्छे से ध्यान दिया गया तो 60 से 65% चांस है कि 9.5 से 10% के रेट में इंडिया ग्रो करेगी, वरना 9 से 10.5 के बीच में तो ग्रो करेगी ही करेगी। ये बोलना है एक्सिस बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट सौगत भट्टाचार्य का। अब मैं आपको बता दूं एक्सिस बैंक की बेसिक इन्फॉर्मेशन। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी, और बढ़ती का नाम जिंदगी इज द टैगलाइन ऑफ एक्सिस बैंक। लेट्स मूव टू द थर्ड फोर्थ स्लाइड। एचडीएफसी बैंक प्लान्स टू टर्न कार्बन न्यूट्रल बाय 2031-32। तो एचडीएफसी बैंक जो है उसने प्लान किया है कि वो 2031-32 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, राइट। HDFC Bank on Thursday said it plans to become carbon neutral by 2031-32 and is looking at reducing its emissions, energy and water consumption। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि HDFC बैंक के जितने भी ब्रांचेस होंगे, HDFC बैंक जहां जहां ऑपरेट कर रही है, वो सारे ऑफिसेज और वहां पे सब जगह जितनी भी बिजली यूज होगी या बाकी चीजें यूज होगी जो कार्बन फैलाती है, वो सब जीरो हो जाएगी। बिजली यूज होगी वो सोलर के थ्रू यूज करेंगे या विंड के थ्रू यूज करेंगे, जिसके जिसके तहत जो कार्बन एमिशन है एचडीएफसी बैंक का, उसमें रूल जीरो हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वो करेंगे ताकि उनका कार्बन एमिशन जो है 2031-32 तक जीरो हो जाए। The bank said it will continue to incorporate and scale up the use of renewable energy in its operations as a part of environmental, social, and corporate governance strategy. The bank said it will also focus on offering loans for green products such as electric vehicles at lower interest rates and on incorporating ESG scores in its credit decision। और उन्होंने ये भी बोला है कि भाई हम इसको सपोर्ट करते हैं, ग्रीन इनिशिएटिव को। वी सपोर्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये बोला है एचडीएफसी बैंक ने। इसी के तहत उन्होंने बोला है कि हम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए भी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन देंगे ताकि लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ शिफ्ट कर पाए। That apart, India's largest private lender is also working on a framework for issuing green bonds। और वो ग्रीन बॉन्ड्स इश्यू करने पे भी काम कर रहे हैं। A shared future means that individuals, companies and countries they all have to act together to mitigate the effect of climate change। ठीक है, ये शेयर्ड फ्यूचर इसलिए बोला जाता है ताकि सब लोग मिलके साथ आए और अपने देश को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तरफ लेके जाए। ये पूरा मकसद है एचडीएफसी बैंक का। अब एचडीएफसी बैंक की बेसिक इंफॉर्मेशन जान लीजिए। एचडीएफसी बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। फिर से सुनिए, शशिधर जगदीशन इसके सीईओ हैं। वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड इज द टैगलाइन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। फर्स्ट, ये इंपॉर्टेंट खबर है। फर्स्ट पाकिस्तान डिजिटल बैंक स्टार्ट्स इन जून आफ्टर फंड रेज। पाकिस्तान का पहला डिजिटल बैंक शुरू हो गया है जून में। जून अभी आ गया ना, यस जून आ गया है। जून में शुरू हो गया है आफ्टर फंड रेज। जब पैसे उन्होंने रेज कर लिए, कहां से रेज की वो भी पता चलेगा आगे, कहीं से उधार लिए या मार्केट से रेज किए। लेट्स सी। Tag Innovation Private is set to become Pakistan's first digital bank when it starts operation this month in the world's fifth most populous nation where 70% of adults don't have a bank account। पहली चीज, कितनी इंफॉर्मेशन आपको इससे मिली देखिए। टैग इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड जो है वो वहां पे पहला डिजिटल बैंक स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। When it started, ये पहली दूसरी सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है कि ये पांचवा सबसे पॉपुलस कंट्री है दुनिया का, वर्ल्ड फिफ्थ पॉपुलस नेशन। और 70% अडल्ट जो हैं डोंट हैव बैंक अकाउंट। पाकिस्तान में लगभग 70% अडल्ट के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है। द इस्लामाबाद बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप विल लॉन्च with a limited number of customers and start commercial operations in 2 or 3 months। Chief Executive Officer Talal Gondal said in an interview, it aims to have a millions of customers in the first few years। Okay, इस्लामाबाद बेस्ड फिनटेक स्टार्टअप जो है उसने उसने लॉन्च किया है, और उन्होंने बोला कि हम कुछ लिमिटेड कस्टमर्स के साथ ही हमने ये शुरू किया है कमर्शियल ऑपरेशंस अपना, और 2 से 3 महीने में, इन 2 to 3 months। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर तलाल गोंडल सेड कि हम चाहते हैं कि हम मिलियंस ऑफ कस्टमर्स पे पहुंच जाएं पहले कुछ सालों में,
ठीक है, ये तो हर हर बिजनेस का सपना होता है कि हम बहुत जल्दी तरक्की कर जाए। लेट्स सी क्या होता है। द कंपनी हैज रेज्ड अबाउट 5.5 मिलियन इन प्री सीड फंडिंग। ओके, बेसिकली इन्होंने मार्केट से उठाया पैसा 5.5 मिलियन इन प्री सीड फंडिंग, मेकिंग इट वन ऑफ द बिगेस्ट डील्स इन द मिडिल ईस्ट, Africa and Pakistan region. According to the data from Crunchbase, the funding round was led by Quiet Capital Management, Liberty City Ventures and Fatima Gobi Ventures. Okay, इन सब ने मिलके इनको फंडिंग की व्यवस्था करवाई है। TAG also receives strategic angel investment from general partners of Anderson Horowitz, Khosla Ventures Limited LLC और कैनन पार्टनर्स एंड मर्क्यूरीज इमाद अखुंद, इन सबसे इन्होंने पैसे लेके ये बिजनेस खोला है। अब पाकिस्तान की बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लीजिए। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम है इमरान खान, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है आरिफ अलवी, और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो है इस्लामाबाद। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। एयरटेल पेमेंट्स बैंक अनाउंसेस 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स ओवर 1 लाख। एयरटेल पेमेंट बैंक ने बोला है कि अगर आप हमारे यहाँ जमा करते हैं पैसा, ठीक है, और 1 लाख से ऊपर अगर आप हमारे यहाँ जमा करते हैं पैसा, किसमें, सेविंग अकाउंट में। सेविंग अकाउंट मतलब जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट होती है ना, उसमें अगर आप जमा करते हैं 1 लाख से ऊपर, तो हम आपको 6% पर साल का ब्याज देंगे, मतलब 6% per annum interest they will provide. Airtel Payments Bank today said that its customer will get an interest rate of 6% per annum on savings account deposit of rupees 1 lakh. अगर आप 1 लाख या उससे ज्यादा रुपए जमा करोगे एयरटेल पेमेंट्स बैंक में, तो you will be able to get 6% interest rate. Anubrata Biswas, who is the CEO of the Airtel Payments Bank, said RBI increased savings deposit ceiling is a major milestone for Payments Bank as this was a key ask for customers. Okay, तो उन्होंने बोला है, अनुब्रता बिस्वास जो एमडी और सीईओ है एयरटेल पेमेंट बैंक, उन्होंने बोला कि आरबीआई ने जो सीलिंग हटा दी है 1 लाख रुपए की पेमेंट्स बैंक के ऊपर से, विच इज अ ग्रेट माइलस्टोन बिकॉज कस्टमर्स ऑलवेज वांटेड कि वो इससे ज्यादा पैसे डाल पाए बैंक्स में। ठीक है, विद एन अट्रैक्टिव 6% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स सम इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, वी आर मेकिंग आवर बैंकिंग प्रोपोजिशन इवन मोर रिवॉर्डिंग। आवर अनमैच्ड फुटप्रिंट ऑफ इतना इतना कितना है, दिस इज 5 lakh banking points and a global first secure and simple experience delivered digitally. Airtel Payments Bank offers a market leading proposition for both the urban digital and rural underbanked customers. तो ये वही एयरटेल अपनी चीजें गिनवा रहा है कि भाई हम 6% पर एनम पे इतना इंटरेस्ट रेट दे देंगे, हमारे इतने बैंकिंग आउटलेट्स हैं, क्योंकि हर दूसरा हमारा बैंकिंग आउटलेट बन गया है एयरटेल पेमेंट्स बैंक का। ठीक है, तो दीज ऑल आर द फीचर्स जो एयरटेल गिनवा रहा है अपने कि हमारे पास इतने हैं, इतने ब्रांच आउटलेट हैं, जो भी हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब सुन लो, एक खबर सिर्फ इतनी सी थी कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा एयरटेल पेमेंट्स बैंक पे डालोगे तो आपको 6% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। और एयरटेल पेमेंट्स बैंक की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। एयरटेल पेमेंट्स बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। अनुब्रता बिस्वास जो बता दिया मैंने आपको, इसके एमडी और सीईओ हैं। और इसकी टैगलाइन क्या है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की टैगलाइन है इंडिया फर्स्ट पेमेंट्स बैंक। और दूसरा दूसरा एक और इसकी टैगलाइन थी एयरटेल पेमेंट्स बैंक की, क्या थी, याद करूं, बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स। बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स इज द टैगलाइन। 2 टैगलाइन थी इसकी, मैंने आपको दोनों बता दी है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो होती है यहाँ पे खत्म। ठीक है, टोटल 7 खबरें थी, 6 खबरें थी जो मैंने आपको आज बता दी हैं। ठीक है, देखो आज वीडियो थोड़ी सी छोटी हो गई है, मैं कोशिश करूंगा कैसे भी इसको 15 मिनट पे लेके आ पाऊँ। ठीक है, हालांकि देखो आज खबरें भी ज्यादा थी, फिर भी मैं 18 मिनट में खत्म कर पाया हूँ वीडियो। प्लीज हेल्प करो, चैनल को सब्सक्राइब करो यार, ताकि अच्छा लगे, पढ़ाने में भी मुझे मजा आए। ठीक है, अदरवाइज जैसे जब आप खोल के देखते हो ना 2 दिन के बाद एनालिटिक्स, और आप देखते हो कि भाई एक भी नहीं पढ़ा, तो अब मजा नहीं आता फिर मेहनत करने में, राइट। तो आई होप मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए मेरे लिए। अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि सब्सक्राइबर बढ़े मेरे। और अगर आप लोग जो देख रहे हैं उन्होंने नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब करे बिना मत जाइए, और लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।